हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा हम +2 क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर +2 क्लास फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, एवरी स्टूडेंट इज़ एनर्जेटिक। जैसे ही वो +2 में आता है, बोर्ड क्लास है, वो एनर्जेटिक होता है। और जो ज़्यादातर डाउट्स आते हैं हमारे माइंड में, जो बच्चों के माइंड में ज़्यादातर डाउट्स आते हैं, जो ज़्यादातर क्यूरी करते हैं वो टीचर्स के साथ, वो क्या करते हैं, हाउ मच टाइम इज़ इनफ फॉर स्टडी। कितना टाइम हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारा बोर्ड में अच्छा स्कोर हो जाए या फिर हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल पे अच्छा स्कोर हो जाए। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल के रिगार्डिंग बात होती है। तो बेटा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कितना घंटे की 4 घंटे ही आप पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें, डजेंट मैटर। ये कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती बेटा। ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टूडेंट्स की पावर पे, कंसंट्रेशन पावर पे। अगर इसमें ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा बेटा, कोई काम है, मान लीजिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई भी वर्क है, एक स्टूडेंट अगर 5 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है, वहीं दूसरा स्टूडेंट 10 या 20 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा। दिस इज़ नॉट ए बिग डील। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, यहाँ पे जो मेन कंसंट्रेशन आपको रखनी है, जो भी आपका टास्क है। अगर आज आपने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्योरेटिकल गो थ्रू करना है, तो वो करना ही है, अपना टास्क कंप्लीट करना है ऑन द डेली बेसिस। अगर इस काम में किसी स्टूडेंट को 1 घंटा लगता है तो उसका 1 घंटा इनफ है। अगर इसी काम में किसी स्टूडेंट को 5 घंटे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स लगते हैं, तो वो 5 घंटे करे। दिस इज द टाइम टेबल। तो ये जैसे कि आप समझ सकते हैं बेटा, हर बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट 1 घंटे में अगर कंप्लीट कर पा रहा है तो उसके लिए 1 आवर इज इनफ। अगर कोई स्टूडेंट 5 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहा है तो उसको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों सेम लेवल पे होंगे, दोनों ही सक्सेसफुल होंगे बेटा। सिर्फ इनपुट में वेरिएशन आ सकती है, आउटपुट में वेरिएशन नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बीच बीच में ऐसे मोटिवेट करता रहूँगा मैं आपको। फिलहाल आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, वेरी बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज चैप्टर की स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आप तक आ सके। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वॉल्यूम 1 में बेटा जितना भी अपना पार्ट है, वॉल्यूम 1 की बात करूं अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो सारा पार्ट हमारा आता है अंडर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसके अंडर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कैपेसिटर एंड पोटेंशियल आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आ गया, ठीक है, एसी आ गया, ईएमआई आ गया एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें बेसिकली बेटा हम करेंगे क्या, स्टडी ऑफ चार्ज। क्या करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज। अब जो चार्ज है ये अलग अलग स्टेट में है। अगर रेस्ट में है तो उसको क्या नाम दिया गया, इसको हमने फर्दर, फिजिक्स एक वाइड सब्जेक्ट है बेटा, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया ब्रांचेस में, ठीक है। अलग अलग ऑप्टिक्स के लिए अलग, न्यूक्लियर फिजिक्स अलग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, जो वॉल्यूम 1 है, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में क्या रखा, चार्ज की स्टडी एट रेस्ट, चार्जेस या चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज आपका रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं कर रहा, जब चार्ज आपका मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, तो उसको हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहेंगे इसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है आज, ठीक है। चार्जेस एट रेस्ट, फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं कहता हूं चार्ज रेस्ट में नहीं है, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट स्पीड, चार्ज इज मूविंग
विद कांस्टेंट स्पीड। अगर चार्ज एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो ये स्टडी आएगी बेटा अपनी मैग्नेटिज्म। किसके अंदर पढ़ेंगे इसकी स्टडी? मैग्नेटिज्म। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आगे चल के इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बारे में पढ़ेंगे, लोरेंट्ज फोर्स, वो बाद में काफ़ी। और अगर चार्ज ना तो रेस्ट में है ना यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन समझते हैं, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो ये आएगा बेटा ईएम वेव के अंडर। किसके अंडर आएगा? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव बेटा हमें दिखाई नहीं देती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे कि इसका एक पैटर्न बना दिया हमने, इसमें अलग अलग वेव हैं, एक्सरे है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। हमें इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रीजन ही दिखाई देता है, दैट इज विजिबल लाइट। इसके अलावा एक्सरे, हम एक्सरे कराते हैं, ठीक है, बोन वगैरह ब्रेक हो जाती है तो हमें कुछ आता हुआ दिखाई कोई देता है बेटा? दिखाई नहीं देती। हम रिमोट से एसी को प्रेस करते हैं, वॉल्यूम, टीवी की वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं तो कुछ रेज उसमें से निकलती होगी, वहाँ पे काम करती है। मोबाइल की घंटी बजती है, तो ये जो वेव्स हैं बेटा ये हमें दिखाई नहीं देती, ईएम वेव। इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा? ये फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें हम एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, पूरा पैटर्न है बेटा, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने चार्ज को डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी, रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ से बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या डेफिनेशन बनी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन इसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? Electrostatics is the branch of physics which deals with study of charge at rest। ये जो आपको समझाया इसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया। It is the branch of physics, electrostatics क्या है? It is the branch of physics which deals with, it is the branch of physics which deals with study of charge at rest, study of charge at rest। किसकी स्टडी करेंगे बेटा? चार्ज की स्टडी करेंगे जब वो चार्ज क्या है? रेस्ट में है। तो यहाँ पे बेटा जो +2 में फिजिक्स है, ठीक है, ये जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें और +1 की फिजिक्स में क्या डिफरेंस था? +1 में जो चीज़ें थी, पुली मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, कार चल रही है, ठीक है, बॉल फ्रिक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती थी, पर यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करेंगे। चार्ज, सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो यहाँ पे इमेजिनेशन ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा कि हमें समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, पर मेन इसमें डिफरेंस क्या है +1 और +2 में? +1 में सारी चीज़ें दिखाई देती थी, कोलिजन हो रहा है, 2 कार स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया, उसको फील कर पा रहे थे, ठीक है, देख पा रहे थे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में। यहाँ पे इमेजिनेशन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टडी, चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, चार्ज हमने देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं देखे, प्रोटॉन नहीं देखे, तो जो चीज़ देखी नहीं उसकी स्टडी कर रहे हैं। इजी है, बिल्कुल इजी है चैप्टर। आज तो जो बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप यहाँ तक नोट कीजिए बेटा, फिर हम चार्ज से स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन, चार्ज के बारे में स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? चार्ज। ठीक है बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, सभी को पता है, ठीक है, जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। तो चार्ज क्या है बेटा? इट इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल लाइक मास। जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, उसी टाइप से चार्ज भी क्या है? मटेरियल की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी का बेटा मतलब क्या है? ये सिंस बर्थ होती है।
अगर कोई मैटर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चार्ज होगा। वो हो सकता है इक्वल एंड अपोजिट हो, न्यूट्रल बॉडी हो, पर उसमें चार्ज होगा। यही वो प्रॉपर्टी है बेटा जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं या फिर दो अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज क्या है बेटा, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, due to which two charged bodies show interaction between them। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इंट्रैक्शन का मतलब होता है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। चार्ज, अगर मैं बात करता हूँ चार्ज की, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है माइनस में। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है बेटा, सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज है, सेम प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज न्यूट्रल, जीरो होता है बेटा। अगर मैं इनके मास की बात करता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक सी चीज़ है बेटा, न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंटली पूछी जाए, वो यूज़ होगी, इस वजह से हम इसमें से एक बार गो थ्रू करते हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, smallest mass beta out of these three, and mass of the proton 1.667 into 10⁻⁻27 kg। और लगभग बेटा इतना ही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। जितना मास प्रोटॉन का, लगभग उसका मास भी, न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है। न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली मास क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। सभी को पता है बेटा कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कहानी सुनाऊं आपको तो किस टाइप से इसका नेमिंग हुई, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, एक रोड हमने ली, इस टाइप से डायग्राम बना लेता हूँ मैं, फिर ये 6 डायग्राम है बेटा, इनसे क्लियर हो जाएगा अपना नेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, क्या नाम है उनका, ठीक है, क्यों नाम पड़ा, ये सब, ये कुछ एक्सपेरिमेंट हुए डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्री में बेटा एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। कहीं पे क्या किया, सिल्क का क्लॉथ और किसको, ग्लास रोड को आपस में रब किया गया। तो जब सिल्क क्लॉथ और ग्लास रब को रब किया गया तो दोनों पे चार्ज आ गया, ठीक है। सिल्क क्लॉथ पे एक चार्ज आया और एक चार्ज किस पे आया, सिल्क क्लॉथ पे, और एक ग्लास रोड पे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास रोड कंसीडर की रब्ड विद सिल्क और अनदर ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। तो क्या ऑब्जर्व किया, रिपल्शन। इनमें क्या है, रिपल्शन। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्लास रोड प्लस सिल्क, सिल्क के साथ इनको रब किया तो इन दोनों में एक को सस्पेंड कर दिया बेटा और दूसरे को इसके पास लेके आए, तो ये क्या शो कर रही है, रिपल्शन शो कर रही है, मीन्स इन पे चार्ज आ गया, ठीक है। अगले केस में किसी कंट्री में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उन्होंने किया एबोनाइट रोड को कैट फर के साथ, कैट फर, एबोनाइट रोड को रब किया कैट फर के साथ और एक को सस्पेंड कर दिया और दूसरे को इसके पास लेके गए, तो इनमें भी हमें क्या मिला, रिपल्शन मिला। इनमें भी क्या मिला, रिपल्शन। यहाँ पे देखो ग्लास रोड पे कोई चार्ज आ गया होगा। अब तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज नाम है, नेगेटिव चार्ज है, उस स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ बेटा।
ठीक है। तो ये दोनों रोड क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ये दोनों रोड भी क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। इसमें देखिए बेटा, ये एक ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ और ये एबोनाइट रोड, ठीक है, इसको हम अलग बना देते हैं, एबोनाइट रोड, ये हमारी एबोनाइट रोड थी और ग्लास रोड को मैं येलो से कर देता हूँ, सिल्क वाली, ये हमारी ग्लास रोड थी। तो जब एक एबोनाइट रोड को ग्लास रोड के पास लेके आया गया, दोनों इसी टाइप से रब की गई, सिल्क क्लॉथ ग्लास रोड एंड एबोनाइट रोड को कैट फर के, तो उनके बीच में बेटा हमें क्या मिला, अट्रैक्शन मिला। अब क्या कर रही है, रोड अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकाला गया कि जो चार्ज ग्लास रोड पे आया है उसका अपोजिट चार्ज, वो सेम चार्ज नहीं आया एबोनाइट रोड पे, अपोजिट चार्ज उसका एबोनाइट रोड पे आया है। जैसे हमने यहाँ पे ग्लास रोड का एग्जांपल लिया, दो सिल्क क्लॉथ को पास लेके आया गया जिनसे हमने ग्लास रोड को रब किया था, वो सिल्क रोड भी रिपल्शन शो कर रहे हैं बेटा, वो कैट फर भी रिपल्शन शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉलीस्ट्रीन की बॉल ली, किसकी बॉल ली, पॉलीस्ट्रीन की बॉल, पिथ बॉल भी बोल देते हैं बेटा, PITH, पिथ बॉल, पॉलीस्ट्रीन बॉल, ठीक है। वेरी लाइट इन वेट एंड ईजिली कंडक्ट चार्ज। जैसे ही इसको साथ मैंने ग्लास रोड को टच किया, कौन सी ग्लास रोड, जो सिल्क के साथ रब की थी, इस पे चार्ज आ गया, इस पे भी चार्ज आ गया, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर रही है। क्या कर दिया, रिपेल। स्टार्टिंग में दोनों ऐसे थी, पास पास थी, और वो ऐसे रिपेल कर रही हैं। यहाँ पे मैंने ग्लास रोड को टच किया था और यहाँ पे एबोनाइट रोड को टच किया, इसमें भी रिपल्शन दिखी, इनमें भी रिपल्शन दिखी, इसमें। यहाँ पे क्या किया बेटा, इसमें एक्सपेरिमेंट 6 में एक ग्लास रोड को, जिसको हमने पहले किसके साथ रब किया हुआ है, सिल्क क्लॉथ के साथ, एक बॉल के साथ टच किया और दूसरी बॉल के साथ एबोनाइट रोड को टच किया, एबोनाइट रोड जिसको हमने किसके साथ रब किया हुआ है, फर के साथ। तो इस बार हमें क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को मिला। क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन, या फिर ठीक है, ये दोनों पास आ रही हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाला गया बेटा, इन 6 एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो कुछ कंक्लूजन निकला उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज विच आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं ग्लास रोड को, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड को रब करूंगा तो जितना चार्ज ग्लास रोड पे आएगा उसका उतना ही मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन किस पे आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इक्वल एंड अपोजिट, चार्जेस आर एग्जिस्ट इन पेयर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। सबसे पहले बेटा कि दो टाइप के चार्ज हैं, ये किसने बताया, ड्यूफे साइंटिस्ट, किसने बताया, ड्यूफे साइंटिस्ट ने बताया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक वो चार्ज जो ग्लास रोड पे आया और एक वो चार्ज जो सिल्क क्लॉथ पे आया। ड्यूफे ने क्या बताया, सबसे पहले देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। और उसके बाद साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने बेटा नेमिंग की। ये जो दो टाइप के चार्ज थे, कौन से दो टाइप के, एक ग्लास रोड पे आया और एक सिल्क पे आया। नेमिंग हुई जब उन्होंने, तो जो चार्ज ग्लास रोड पे आया उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज। और जो सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आया बेटा उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज। तो जो ग्लास रोड पे आया, ठीक है, कैट फर पे आया उसको पॉजिटिव, और जो सिल्क क्लॉथ एबोनाइट रोड पे आया उनको नेगेटिव। तो ये भी बात, ये क्या बात हुई बेटा, ये कैसे नाम हुए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जनरली हम क्या देखते हैं, जब भी कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है तो या तो अपने नाम पे रख देता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हमने, ठीक है, या फिर
किसी और उस पर रख देता है, नाम देवी देवताओं के नाम पे रख देता है, ठीक है, किसी भी टाइप से रख सकते हैं। पर यहाँ पे ये जो चार्ज की नेमिंग हुई, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बाय कन्वेंशन, इनके पीछे क्या लॉजिक है बेटा? अगर मैं कहता हूँ कि ग्लास रोड और सिल्क को हमने रब किया, मान लेते हैं ये कोई सिल्क का क्लॉथ है और ये ग्लास की रोड है, हमने इनको रब किया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इससे अब हमें लाइट, ये जो हमारे पेपर के पीस है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को लिफ्ट करा सकता हूँ, क्योंकि ये रोड क्या है बेटा? चार्ज है। क्या है ये रोड? चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। इसके बाद एक बार फिर मैंने इन दोनों को टच कर दिया, ग्लास रोड और सिल्क, जिनको स्टार्टिंग में रब किया था, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, इनको फिर से टच कर दिया, और अब मैं इन पेपर को लिफ्ट कराने की ट्राई कर रहा हूँ। अब ये लिफ्ट नहीं होंगे। करते हैं बेटा, छोटे बच्चे करते हैं, आपने भी किया होगा एक्सपेरिमेंट, पेपर को लिफ्ट कराते हैं, कॉम को ड्राई हेयर में आप वो कीजिए, उसके बाद लिफ्ट करा के देखिए, ठीक है। क्यों लिफ्ट हो गया? क्योंकि वो जो कॉम था वो चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। उसको फिर से आप हेयर के साथ टच कर देंगे, ड्राई हेयर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और ये जो चीज़ है बेटा, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें मैथ में देखने को मिलती है। सिंपली अगर +5 में -5 ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल, जीरो हो जाएगा। इस वजह से एक चार्ज का नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज का नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज। किन्होंने नाम रखा? फ्रैंकलिन ने। डिस्कवरी किसने की? ड्यूफे ने। चार्जेस जो एग्जिस्ट करेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक एक बार नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक हमें क्या पता चला बेटा? चार्ज की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, किसने नेमिंग की, किसने फाइंड आउट किया। अब बेसिक सी प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। किससे डिनोट करते हैं? सिंबल SYMBOL। क्या सिंबल है बेटा? Q। इसकी जो यूनिट है, अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूँ, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल C, SI यूनिट हो गई। टाइप्स अभी बताया आपको, कितने टाइप्स होते हैं बेटा? दो टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, और नेगेटिव इनमें आपस में क्या होती है बेटा? दुश्मनी, रिपल्शन। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्शन। चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है बेटा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए, पॉजिटिव, नेगेटिव, चार्ज की टाइप्स हो गई, ठीक है जी। अच्छा, ये जो चार्ज आपका रबिंग से प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल सिल्क क्लॉथ से मैंने ग्लास रोड को रब किया, ये जो टिप है बेटा इस चौक की, ग्लास रोड इमेजिन कीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जितने ही पार्ट पे रब हो रहा है इस ग्लास, इसको सिल्क क्लॉथ समझिए आप, इस पे रब हो रहा है, तो ये जो चार्ज प्रोड्यूस होगा ओनली ऑन द रब्ड एरिया होगा। ये नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और वो पूरी बॉडी पे फैल गया, ये नहीं कि नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और मूव ऑल ओवर द बॉडी, इट इज ओनली ऑन द रब्ड एरिया। तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस्ड equal and opposite and does not move all over the body, और वो पूरी बॉडी पे मूव नहीं करेगा, पूरी बॉडी पे मूव नहीं करेगा, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम? इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, कैसे किसी बॉडी पे चार्ज आता है। वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है, उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस पर प्रोटॉन नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हैं, पर वो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट नंबर में है। जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उतने ही प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होंगे, और एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब ये कह सकते हैं आप, नेट चार्ज जीरो, चार्ज जीरो नहीं, नेट चार्ज जीरो। तो क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये बताओ बेटा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर?
चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक और पॉइंट बन सकता है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो हमने डिस्कस ही नहीं की। स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज़ नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे बेटा चार्ज कैसे आता है, तो यहाँ पे हम दो डेफिनेशन डिस्कस करना चाहते हैं। फर्स्ट वन, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो। चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है पर इक्विवेलेंट अपोजिट अमाउंट में है, ठीक है। और चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? अगर उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन कम हो प्रोटॉन से। हम इलेक्ट्रॉन का ही नाम इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं आगे चल के। वैसे तो क्या होगा, मान लो इस कोई बॉडी कंसीडर की हमने, ये बॉडी कंसीडर की, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। तो अगर इसका एक प्रोटॉन चला जाए दूसरी बॉडी में तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन हो जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन, तो भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डोमिनेट करेगा। पर हम प्रोटॉन की बात नहीं करते, हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है बेटा? एक तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनको एमिट आउट करना, एग्जिट कराना एटम से वो ईजी होता है। दूसरा, लाइट इन वेट। प्रोटॉन क्या है? इनसाइड द न्यूक्लियस है, स्ट्रांगली बाउंड है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? डिस्टेंट पे है, लाइट है, तो अगर जितना फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बेटा आसान रहेगा कंपैरिजन टू प्रोटॉन। लाइट इन वेट, और वो जो प्रोटॉन होते हैं स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने सीधे उस पर आते हैं बेटा, दो बॉडी कंसीडर की, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ये दो बॉडी कंसीडर की, बॉडी ए एंड बॉडी बी, दोनों ही न्यूट्रल बॉडी है। जैसा कि अभी बताया मैंने, न्यूट्रल बॉडी का मतलब से ये कह सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। नेमिंग कर दी ए एंड बी। अब हमने क्या किया बेटा? इनको रब किया। रब करने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन होगा इनके बीच में। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका ए से बी में चला गया। कहाँ से कहाँ चला गया? ए टू बी चला गया। अगर मैं कहता हूँ ए से बी चला गया, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये शॉर्ट हो गया बेटा, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये ख़त्म हो गया और कहाँ चला गया? इसमें चला गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन, 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को डोमिनेट कर लिया, और बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये बॉडी पॉजिटिव बन गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को डोमिनेट किया और इस बॉडी पे ऑल ओवर नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि पहले दोनों बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन आया, 2 आए, इसकी भी बात करेंगे। अब पहले तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए बेटा कि ए से बी पे ही क्यों गया इलेक्ट्रॉन? बी से ए पे भी तो आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इसके लिए एक टर्म और डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्क फंक्शन। क्या डिस्कस करते हैं? वर्क फंक्शन। डिटेल में बेटा इसको सेकेंड वॉल्यूम में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको आइडिया देता हूँ वर्क फंक्शन क्या है। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, वो मूव तो कर सकता है विद इन द मेटल सरफेस बट कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस, पर मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in their orbit but it cannot leave the metal surface by itself। कब लीव कर सकता है? सर्कमस्टांसिस, स्पेशल सर्कमस्टांसिस, जब उसको हम बाहर से एनर्जी देंगे। तो वो कम से कम एनर्जी बेटा जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे एक टर्म है वर्क फंक्शन। तो क्या आपको समझ में आना चाहिए वर्क फंक्शन क्या है? मान लीजिए अलग अलग 2 डिफरेंट मटेरियल हैं ए एंड बी, इसको चाहिए 5 जूल एनर्जी। वैसे तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको चाहिए मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी चाहिए? 1। तो जब हम रब करेंगे इनको आपस में, जैसे हैंड्स को रब करते हैं तो दोनों हाथ को एनर्जी मिलती है बेटा। तो जो एनर्जी मिलेगी इसको चाहिए 5 ईवी
बाहर निकलने के लिए, और इसको चाहिए 1 eV। तो एनर्जी बननी स्टार्ट हुई 0 1, जैसे ही 1 होगी इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में ए से बी दिखाया मैंने, तो यहाँ 5 कर दिया और यहाँ 20 कर दिया, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इसका इलेक्ट्रॉन झटक के इधर आ जाएगा, रबिंग बाय फ्रिक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है बेटा? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the minimum amount of energy required it is the minimum amount of energy required by an electron to leave the metal surface, to leave the metal surface। वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड, यूनिट्स क्या है? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में एक्सप्रेस करेंगे बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। करो बेटा यहाँ तक एक बार नोट कीजिए। तो यहाँ पे बेटा हमने ओरिजिन ऑफ चार्ज में अभी तक क्या डिस्कस किया? अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ठीक है, आफ्टर ड्यू टू रबिंग, ठीक है, तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव, और इस बॉडी पे नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने आपको वर्क फंक्शन की टर्म में अगर आप बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? जिसका वर्क फंक्शन लोअर है उस बॉडी से, उस मटेरियल से उस मटेरियल पे ट्रांसफ़र करेगा जिसका वर्क फंक्शन हायर है। तो इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम material having lower work function to material having higher work function, ठीक है बेटा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, अभी बताता हूँ किस टाइप के। एक दो पॉइंट और इसमें नोट करते हैं। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इफ ए बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कौन सी पोलरिटी आ जाएगी बेटा? पोलरिटी मीन्स चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। इफ ए बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ ए बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, जो पॉइंट आपको समझाए हैं उसी को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब कई बार इसमें क्वेश्चन आता है बेटा, एक फेमस टेबल है, वो तो मैं इसमें 3-4 सब्सटेंस इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव जैसे कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव है, कैट फर। जब कैट फर को हम रब करेंगे किसके साथ? फर को रब करेंगे एबोनाइट रोड, और ग्लास रोड को रब करेंगे सिल्क के साथ, और ड्राई हेयर को जब हम रब करते हैं कॉम्ब के साथ। ड्राई हेयर का मतलब क्या है बेटा? ऑयल नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है, रबिंग में फ्रिक्शन। तो ये पेयर तो आप एज इट इज़ याद रखो बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाई ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज वाइल रबिंग विद सिल्क। तो आप दो तरह से आंसर दे सकते हैं। ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट लूज इलेक्ट्रॉन, एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वन। अगर मैं कहता हूं कि ड्राई हेयर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वर्क फंक्शन की टर्म में देना है आपको आंसर, तो आप कहेंगे बिकॉज ड्राई एयर हैज़ लोअर वर्क फंक्शन। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बिकॉज ड्राई हेयर हैज़ लोअर वर्क फंक्शन एज कंपैरिजन टू कॉम्ब। इस वजह से जिसका वर्क फंक्शन कम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन छटक के दूसरी बॉडी पे चला जाएगा निकल के रबिंग में।
तो क्या बेटा माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मैं पूछूं आपसे कि ग्लास रोड पे क्या हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, क्या कैट फेयर पे नेगेटिव नहीं आ सकता? आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेयरिंग किसके साथ है, किस ग्लास रोड को रब किसके साथ कर रहे हैं। तो इस पजल को सोल्व करने के लिए एक सीरीज हमने अरेंज किए सब्सटेंस को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। इसमें 14 एलिमेंट्स है बेटा। उस सीरीज को बोलते हैं हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। क्या बोलते हैं? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये सीरीज और आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है, उसके बाद कहीं से कोई पेयर बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो का मतलब होता है बेटा रबिंग। क्या मतलब होता है? रबिंग। तो इस सीरीज को याद करने के लिए आपको 14 एलिमेंट्स, एक कोड जैसे आप अपनी पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, फॉरवर्ड गियर पे कुछ भी बना सकते हैं बेटा आप। साइकिल, स्कूटर वाले में रगड़ी और पलटी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो कैपिटल लेटर्स हैं बेटा, इनको हम उस टेबल में यूज करेंगे। कितने हैं? हाउ मेनी? 14। तो याद करने के लिए जैसे फॉरवर्ड गियर, फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, जैसे हम कोई भी चीज़ वो करते हैं फॉरवर्ड करते हैं, एक फास्ट फॉरवर्ड। तो फास्ट फॉरवर्ड गियर पे साइकिल, स्कूटर वाले में रगड़ी, रगड़ी मीन्स फ्रिक्शन, टक्कर हुई, रगड़ी और पलटी, और पलटी। तो ये जो टेबल है बेटा, इसको मैंने 14 वो है इसमें जो फॉरवर्ड गियर पे साइकिल, स्कूटर वाले में रगड़ी और पलटी। ठीक है, फॉरवर्ड गियर पे साइकिल, स्कूटर वाले में रगड़ी और पलटी। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे बेटा? कौन से सब्सटेंस है? फर, फनेल, वूल, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क, वुड। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो वूल है, डब्लू है, ये 2 बार आया है, तो इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। वुड, मेटल, रबड़, ऑर्लॉन। यहाँ पे पी भी 2 बार आया है। फर्स्ट वन इज पेपर एंड सेकेंड वन इज पोली इथाइलिन। पोली बैग जिसके बनते हैं, पोली इथाइलिन। टेफ्लॉन एंड एबोनाइट। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो सब्सटेंस है इसको आप एक बार पढ़िए। फर, फनेल, वूल, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क, वुड, मेटल, रबड़, ऑर्लॉन, पोली इथाइलिन, टेफ्लॉन एंड एबोनाइट। ये जो 14 एलिमेंट हैं मैक्सिमम, तो इसमें आपको सभी के मीनिंग्स पता हैं। ठीक है, वो याद रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा। फर का मतलब क्या होता है? जैसे जिसके जैकेट्स वगैरह बनते हैं, कैट फर। ठीक है, एनिमल हेयर्स आ जाता है इसमें। फिनेल, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड सिल्क। वूल, क्लियर, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क, वुड, मेटल, रबड़, ऑर्लॉन। इट इज़ ए सिंथेटिक यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड। धागा बनाने में यूज़ होता है बेटा। ठीक है, पॉलीइथाइलिन, पॉली बैग्स यूज़ करते हैं हम। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। एंड एबोनाइट, इट इज़ द हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, हार्ड, बल्कि रबड़ कर लीजिए, इट इज़ द हार्ड रबड़, एबोनाइट रोड, जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा? जो सब्सटेंस ऊपर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो नीचे है उस पर नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। एक ही रूल है बेटा, इफ़ वी रब एनी टू substance of this triboelectric series, if we rub any two substance of this triboelectric series,
The substance comes earlier in the series acquire positive charge and the substance lateral in the series acquire negative charge। एक बार चेक करते हैं, ग्लास रोड एंड सिल्क, ये ग्लास रोड और ये सिल्क, ग्लास पहले आया है इस पे पॉजिटिव, सिल्क बाद में आया है इस पे नेगेटिव। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा क्या ग्लास रोड पे हमेशा पॉजिटिव आएगा? नो, डिपेंड्स अपॉन द पेयर। अगर मैं ग्लास रोड को कैट फर के साथ रब करता हूँ तो कैट फर पे पॉजिटिव आएगा, ग्लास रोड पे नेगेटिव आएगा बेटा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल रूल क्या है, ये एक आपको जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं वो याद करनी है, और इसका डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, डिफाइन या रूल की बात करूं, इफ एनी टू सब्सटेंस ऑफ सीरीज रब ईच अदर, any two substance of series rub each other, the substance comes earlier in the series acquire positive charge, the substance, यहाँ से लिख देते हैं बेटा, the substance comes earlier in the series, acquire positive charge and substance lateral in the series acquire negative charge। एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या बताया, इफ एनी टू सब्सटेंस ऑफ सीरीज रब ईच अदर, द सब्सटेंस कम्स अर्लियर इन सीरीज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जो पहले आएगा दो में से ऊपर आएगा, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो बाद में आएगा लेटरल इन द सीरीज एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये हमने ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज डिस्कस की। ये जो सीरीज आप पीरियोडिक टेबल में आप बनाते हैं कोड वर्ड से, आप भी मैं कमेंट में एक कोई और अच्छे से सीरीज बना के कमेंट कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए बेटा। चलिए ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ही किया है, और इसके ये जो PDF नोट्स हैं ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।